जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी के समय में जहां पर भी देखेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में न्यूज़ में एक ही बात चल रही है, स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आप सब लोग को अभी तक तो पता चल चुका होगा कि स्ट्रेस टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर्स को ये स्ट्रेस टेस्ट किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आ गया, लेकिन वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। क्या मिड कैप और स्मॉल कैप अभी हमारे लिए रिस्की बन चुके हैं? सेबी हमें क्या कहना चाहता है? सेबी को क्यों इतनी टेंशन हो रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की इतनी शानदार तरीके से रैली आई? और ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ सकते हैं? और साथ में हमें क्या देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले? ऐसे कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो फुल प्रूफ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है। समझ लो मार्केट के अंदर अब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इस डाउन ट्रेंड से टेंशन में आ जाते हैं और अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हिस्टोरिकली ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब इन्वेस्टर्स पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन पैसा लॉक होने के कारण वो उस समय पैसे को नहीं निकाल पाते और उसके कारण वो पैनिक करते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट से पहले ये चेक कर ले कि इस कंपनी का स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट क्या है, तो वो जानकर कोई भी इन्वेस्टर्स उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकता है। मतलब अगर कोई फंड के अंदर कोई भी एक्स अमाउंट है, उसको आधा पैसा करने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें इस स्ट्रेस टेस्ट के अंदर पता चल जाता है। और बाकी 25% पैसा निकालने के लिए कितना समय लगता है वो भी हमें पता चल जाता है। वाई हैज सेबी आस्क्ड फंड हाउसेज टू डू दिस टेस्ट? सेबी ने फंड हाउसेज को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए क्यों बोला है? तो रिसेंटली अगर आप न्यूज़ को देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि मिड कैप में और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लक्स आ चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। जबकि अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर जो इन्फ्लो आना चाहिए, जो हिस्टोरिकली आता होना चाहिए, जो हिस्टोरिकली आता रहा है, उतना नहीं आ रहा है। मतलब समझ लो कि 5,000 करोड़ रुपीज हर महीने आता है, तो वो उतना ही आ रहा है, लेकिन उसकी जगह पर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप रिस्की कैटेगरी के अंदर आता है। लार्ज कैप से अगर कोई ज़्यादा रिस्की है तो वो है मिड कैप, और मिड कैप से अगर कोई ज़्यादा रिस्की है तो वो है स्मॉल कैप। तो ये इनफ्लो को ट्रैक करके सेबी ने ये बोला है फंड हाउसेस को, आपको अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के जितने भी फंड्स हैं उनको आपको स्ट्रेस टेस्ट करके देखना है। उसका रिजल्ट जो भी आता है वो आपको पब्लिकली पब्लिश करना है। तो इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन लेने से पहले ये डिसाइड कर पाए कि हमें ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस टेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो क्या ही मायने रखता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेस टेस्ट के बाद इन्वेस्टर्स को ये पता चलता है कि एडवर्स मार्केट कंडीशन के अंदर ये वाला फंड किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो वो इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि इस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको फंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन जब एडवर्स सिनेरियो होता है तब सब पता चलता है कि इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके गलती हो चुकी है। लेकिन ये सब गलती ना हो उसके पहले सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए बोला है और जो भी रिजल्ट आया है उसको पब्लिश करने के लिए बोला है। इज स्ट्रेस टेस्ट अलोन हेल्पफुल? क्या स्ट्रेस टेस्ट अकेला किया तो वो आपके लिए हेल्पफुल है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेस टेस्ट करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अगेंस्ट में और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट से पहले कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। कोई भी फंड हो उसके बेंचमार्क से हमें पता चल जाता है कि ये फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर बेंचमार्क से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो भी वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर बेंचमार्क को वो फंड बीट नहीं कर रहा है, मतलब फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कोई भी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा है वो भी चेक करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ में बीटा जो होता है फंड का वो भी चेक करना पड़ता है। अगर आप हमारे वीडियो रेगुलरली देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि बीटा का वैल्यू 1 के आसपास होना चाहिए। ये हमारे जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है। अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।
फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस कैसा है ऐसे कंडीशंस के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फंड मैनेजर बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो उनको ये सब पता होता है कि ऐसे मार्केट कंडीशन के अंदर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और ऐसे फंड को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। इन्फॉर्म्ड फंड मैनेजर और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के कारण हमें बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है, साथ में सेफ्टी के साथ में। एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक एएमसी के अंदर क्या हुआ था कि उनके फंड मैनेजर ने फ्रंट रनिंग किया था। वो एएमसी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको शायद पता होगा। अगर आपको नहीं पता है फ्रंट रनिंग क्या होता है तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। और कौन सा ऐसा एएमसी है वो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एएमसी के अंदर कौन से फंड मैनेजर ने फ्रंट रनिंग किया था। फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रोसेस है। इससे हमेशा फंड मैनेजर्स को इससे हमेशा फंड मैनेजर्स को बचना चाहिए। स्कीम्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, अगर कोई फंड का एयूएम बहुत ही ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्की कैटेगरी के अंदर आता है। कोई भी फंड के अंदर एक एवरेज अमाउंट होना चाहिए ताकि फंड मैनेजर उसको अच्छे से मेंटेन कर पाए। एक्सपेंस रेशियो को भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसिडर करना चाहिए। तो ये थे जो फैक्टर्स अलग अलग जिनको आपको इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कम नॉलेज है तो आपको एडवाइजर से ज़रूर बात करनी चाहिए। नाउ व्हाट विल बी द स्ट्रेस टेस्ट फ्रीक्वेंसी। एक बार तो स्ट्रेस टेस्ट पहली बार हो चुका है, लेकिन अब और भी ज़्यादा होने वाला है। कब होगा? तो हर 15 दिन के अंदर स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है। तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आपको एमफी की वेबसाइट पर और साथ में रिस्पेक्टिव एएमसी की वेबसाइट के ऊपर आपको स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। और मेरा तो ये भी मानना है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो फंड मैनेजर्स है, जो स्पेसिफिक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं, वो अपने स्ट्रेस टेस्ट के बाद अपने फंड्स को और भी इफेक्टिवली मैनेज करना शुरू करेंगे ताकि उनका स्ट्रेस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो बेटर होता रहे। तो ये मैं एक बहुत ही अच्छा स्टेप मानता हूँ सेबी के द्वारा, जिसके कारण फंड मैनेजर्स अब अपने फंड्स को बहुत ही स्ट्रिंजेंट बनाएंगे और साथ में रिस्क कम करने की भी कोशिश करेंगे। तो सब तरीके से अगर हम देखें तो स्ट्रेस टेस्ट बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था सेबी के द्वारा।